Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student of class 9, I am your teacher Karanisa. Today we are going to proceed our new topic of chapter number 4. आप लोग अपने बुक्स ओपन करके स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. ओपन योर पेज 102. पेज 102 को निकाल लें आप लोग. हम लोग ट्रिपल बॉन्ड आज करेंगे. पेज 102 आप सब ओपन कर चुके हैं. ओके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. बिफोर गोइंग टू ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे. टाइप्स में हमारे पास था कि ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट वन आप लोगों के पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है आप लोगों के पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि थर्ड वन आप लोगों के पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था वहां पे आप लोगों के पास एक एटम ने ईच एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई थी, जो मिलके आप लोगों के पास वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया था. अगर हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड को देखें तो वहां पे आप लोगों के पास टू एटम्स जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं उसमें एक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग के लिए यूज किए थे, जिन्होंने मिलके हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिए थे. दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड. Today we are going to start triple covalent bond. Triple covalent bond की अगर आप लोग definition देखें तो the bond in which 2 atoms share 3 electrons each to form 3 pairs of electrons is called triple covalent bond. आपके पास participating atoms जो है, अगर वो 2 atoms हैं तो वहां पे आप लोगों के पास एक एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए यूज करेगा, जबकि दूसरे साइड से जो दूसरा एटम है वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग के लिए यूज करेगा. एज ए रिजल्ट जब इन दोनों के दरमियान शेयरिंग हो जाएगी तो आप लोग देखें तो 3 फ्रॉम वन साइड 3 फ्रॉम अनदर साइड, टोटल मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और पेयर कितने हो गए हैं 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ जो डेफिनेशन में है कि द बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, मीन दोनों में से एक जो है अपनी अपनी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यूज करेगा टू फॉर्म 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन जो मिलके आपके पास 3 वन साइड से 3 दूसरे साइड से जो मिलके 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं उसको हम लोग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एक पेयर में 2 आ जाएंगे, दूसरे पेयर में 2 और तीसरे पेयर में 2, तो एज ए रिजल्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर्स बना देते हैं. और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम लोग ट्रिपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आगे एग्जांपल पे जाते हैं. तो एग्जांपल में आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आता है एंड इथीन आता है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फार्मूला N2 है, जबकि इथीन आप लोगों के पास C2H2 है. अब डायग्राम पे आ जाते हैं. डायग्राम में आप लोग देखें तो 2 नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं. मेन जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कॉम्बिनेशन में जो एटम्स है वो 2 नाइट्रोजन एटम्स है. नाइट्रोजन एटम की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 and 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास क्या है 7 है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास 7 है. यहाँ देखिए तो आपकी बुक में ये मौजूद भी है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल is formed from 2 nitrogen atoms. नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 2 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है तो 5 6 7 हो जाएंगे. अब नाइट्रोजन एटम जो है, एक नाइट्रोजन एटम आप लोगों के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए भिजवाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो इसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 के बाद क्या है 5. अब 5 को उसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे चाहिए होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स. 5 + 3 = कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा. मीन आप लोगों के पास नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए भेजेगा ताकि वो कंप्लीट कर ले अपने ऑक्टेट को, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नियोन हो जाएगी. अब जब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो आप लोग देखें तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को सेटिस्फाई कर रहा है बाय शेयरिंग. डायग्राम में देखें तो आपके पास नाइट्रोजन एटम जो सिंपल है तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किए हैं विद अनदर नाइट्रोजन एटम. एज ए रिजल्ट दूसरे साइड पे देखें तो जो हम लोगों ने बॉन्डिंग वैलेंस शेल की शो की हुई है
उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रॉस वाइज देखें तो 3 है और डॉट वाइज देखें तो वो भी 3 है। तो मीन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6 और पेयर्स कितने बन गए हैं टोटल 3 पेयर्स बन गए। तो 3 पेयर्स का मतलब 3 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेशन मीन ट्रिपल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो यहाँ देखें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, जबकि अगर शेयरिंग में दूसरे नाइट्रोजन को देखें तो उसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। एज अ रिजल्ट जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें एक नाइट्रोजन एटम जो है वो स्टेबल लाइक नियॉन हो गया। आगे जाते हैं तो आगे आपके बुक पेज 102 पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिहाफ पे कहते हैं आप लोगों के पास आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने एक दूसरे से अलग किया हुआ है। यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स rather than complete transfer from one atom to another atom। कह रहे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जबकि अगर हम लोग कोवेलेंट में देखें तो वहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। अब इसको ये डिफरेंशिएट कैसे किया हुआ है कि मीन एक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है और एक में आप लोगों के पास शेयरिंग होती है। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं। मीन आप लोगों के पास किसी बॉन्ड फॉर्मेशन का डिपेंड किस चीज पे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे होता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपके पास एक जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। इसके लिए तो सबसे पहले जो वाज़ेह रीजन है वो आपके पास आयनिक में एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, जबकि कोवेलेंट में आपके पास दोनों नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग डीपली इन केमिस्ट्री देखें तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे हम लोग किसी भी बॉन्ड को आयनिक एंड कोवेलेंट कह सकते हैं। वो कैसे, अगर इन केस आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है अगर वो 1.7 से ज्यादा हो जाए, 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के डिफरेंस की ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पे आप लोगों के पास जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की है और दूसरे एटम की है, उनके अगर आप लोग डिफरेंसेस निकालें और वहां पे आपके पास वैल्यू 1.7 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड है। सेम इज द केस विद कोवेलेंट, वहां पे इससे डिफरेंट है थोड़ा सा लेकिन यही वैल्यू है। 1.7 से अगर आप लोगों के पास वैल्यू कम हो जाए तो वहां पे आप लोगों के पास जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास दो नॉन मेटल्स हैं और उसकी आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ले ली और उसका डिफरेंस निकाल दिया, मीन उसको माइनस करके उसकी जो वैल्यू निकाली, अगर वो आप लोगों के पास 1.7 से कम आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। आगे है आप लोगों के पास एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 में हम लोग कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज कोवेलेंट और आयोनिक। मीन आप लोग नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उसको आप लोग जो कंपाउंड्स है सॉरी उसको आप लोग कोवेलेंट एंड आयोनिक में क्लासिफाई करें कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ये आयोनिक है और ये वाला कोवेलेंट है। तो सबसे जो हमारे पास फर्स्ट वन जो कंडीशन है वो आपके पास मेटल नॉन मेटल का होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग देखें तो कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। It means the bond which exists between two non-metals that is called covalent bond. तो CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कौन सा बॉन्ड पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड in which sodium is a metal while chlorine is a non-metal। तो हमने आयनिक बॉन्ड की कंडीशन में पढ़ा था कि one atom should be metal while other atom should be non-metal। It means कि आपके पास the bond which exists in sodium chloride that is called ionic bond। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वाटर है H2O। H2O में आप लोग देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यहाँ पे आप लोग देखें the bond which exists between two non-metals that is called covalent bond। मीन यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है। C6H6
C6H6 में हम लोग देखें तो कार्बन भी नॉन मेटल है, जबकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। As a result, the bond exists in benzene is C6H6 क्या है आप लोगों के पास? बेंजीन है। So the bond which exists in benzene is covalent bond. Next one है आप लोगों के पास MgCl2, magnesium chloride, in which magnesium is a metal of group 2A while chlorine is a non-metal of group 7A. अब मैग्नीशियम आप लोगों के पास मेटल है तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा टुवर्ड्स नॉन मेटल, and as a result the bond which exists in magnesium chloride is ionic bond. Last one है आप लोगों के पास hydrogen chloride HCl, in which hydrogen is non-metal while the chlorine is also non-metal. हाइड्रोजन ग्रुप 1 का नॉन मेटल है, जबकि क्लोरीन आपके पास ग्रुप 7 का नॉन मेटल है। दो नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। So the bond which exists in hydrogen chloride HCl is covalent bond. मैं दोबारा जल्दी से बोल देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट है, आप लोग अपने साथ इसको बुक में लिख देते हैं। सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, वाटर कोवेलेंट है, बेंजीन C6H6 आपके पास कोवेलेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक है, जबकि HCl आप लोगों के पास कोवेलेंट इन नेचर है। अब आप लोग आ जाए पेज 103, यहाँ पे आप लोगों के पास है एग्जाम्पल 4.3, सॉरी एग्जाम्पल 4.2। Which one of the following is uncombined atoms, molecules and consist of ions? नीचे जो आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आप लोग देखिए तो कौन से वाले आपके पास एटम्स है, मीन जिसने अभी रिएक्शन नहीं किया, अनकंबाइंड स्टेट में है। कंबाइंड मीन जिसने रिएक्शन किया होता है, अनकंबाइंड स्टेट मीन आपके पास इसने अभी रिएक्शन नहीं किया। मॉलिक्यूल्स देखिए इसमें कौन से है, मॉलिक्यूल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स दैट मे बी सेम दैट मे बी डिफरेंट। और फिर उसके बाद कंसिस्ट ऑफ आयंस, और कौन सी जो चीजें हैं नीचे आप लोगों के पास सब्सटेंस कौन से जो है वो आयंस कंसिस्ट करता है। अब हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ए में आपके पास है ऑक्सीजन, दूसरा आप लोगों के पास जो पार्ट बी है इसका नियोन, सी जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, जबकि ई आप लोगों के पास सोडियम ऑक्साइड है। अब सॉल्यूशन आपकी बुक में ही मौजूद है कि ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन आप लोगों के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में है व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स और डिफरेंट एटम्स, मीन यहाँ पे आप लोगों के पास O2 जो है वो मॉलिक्यूल है। अब इनमें से कौन सा वाला आप लोगों के पास अनकंबाइंड स्टेट ऑफ एटम है, तो वो आप लोगों के पास देखें तो O2 भी कॉम्बिनेशन है, NO2 भी कॉम्बिनेशन है, KCl भी कॉम्बिनेशन है, Na2O भी कॉम्बिनेशन है। तो मीन यहाँ पे अनकंबाइंड एटम्स आपके पास कौन सा वाला है, दैट इज नियोन। पार्ट बी आप लोग देखें तो नियोन कंसिस्ट ऑफ अनकंबाइंड एटम्स। अब थर्ड वन पे आ जाए तो NO2, NO2 आप लोगों के पास कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहाँ आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों जो सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, बोथ आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल सेम हो या डिफरेंट हो वो आपके पास हमेशा मॉलिक्यूल ही बनाएंगे। अब डी में आप लोग देखें तो डी में आपके पास है KCl इज आयोनिक। KCl इज आयोनिक इन नेचर, ये क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेशियम एक मेटल है, क्लोरीन आप लोगों के पास एक नॉन मेटल है। अब पोटेशियम मेटल जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा टुवर्ड्स नॉन मेटल क्लोरीन, टू आयंस बनेंगे पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, और वहां पे जो बॉन्ड एक्सिस्ट करेगा उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ई में आप लोग देखें तो ई में आपके पास है Na2O। Na2O में कह रहे आप लोगों के पास यहाँ कौन सा बॉन्ड, तो ये भी आपके पास आयोनिक इन नेचर है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें भी आयंस मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम मेटल है जबकि ऑक्सीजन आप लोगों के पास नॉन मेटल है। आगे जाएंगे तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 के which one of the following is uncombined atom, molecule और consist of ions? तो बच्चे अभी आप लोगों को बहुत इजीली इसको कर सकते हैं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 में कौन अनकंबाइंड एटम है, कौन मॉलिक्यूल है और कौन कंसिस्ट ऑफ आयंस है।
सबसे पहले आप लोग अपने बुक के साथ में लिखते भी जाएं। हाइड्रोजन है H2, पार्ट ए है हाइड्रोजन H2। H2 आप लोगों के पास मॉलिक्यूल है क्योंकि आपके पास ये सेम कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स है। H2 आप लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अब उसके बाद दूसरा आप लोगों के पास ऑप्शन देखें, पार्ट बी, हीलियम। हीलियम आप लोगों के पास क्या है, अनकंबाइंड एटम। मीन इसमें अगर आप लोग देखें तो ना ये H2 है, He2 है, ना ये HeCl है, ना ये सिंपल He है, हीलियम है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, अनकंबाइंड एटम। थर्ड वन अगर आप लोग देखें तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड आप लोगों के पास दोनों नॉन मेटल्स हैं और दोनों नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन हमेशा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब उसके बाद D1 ऑप्शन को आप लोग देखें तो D1 ऑप्शन में हम लोग कहते हैं आप लोगों के पास HgO है। HgO में Hg जो है मरकरी which is a metal while oxygen is a non-metal। मरकरी ऑक्साइड में हम लोग कहते हैं it is consist of ions and the bond which exists in mercury oxide is ionic bond। क्लियर हो गया है आप सबको? चलिए जी, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.3.3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और रिलेटिव बॉन्ड। पेज 103 पे ही है, आप लोग निकाल लें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होती है, ये मैं भी समझाती हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करा दूँ। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों के पास एक ऐसा बॉन्ड है जहां आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होती है, लेकिन ऐसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें पार्टिसिपेटिंग एटम्स म्यूचुअली नहीं शेयर करते। वो इसलिए कि वहां पे आप लोगों के पास जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास किसी एक एटम की तरफ से होती है, जबकि दूसरा एटम उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है। ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम लोग कहते हैं व्हिच इज अकर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एटम, that is called coordinate covalent bond। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड्स है या हम लोग कहते हैं उसको मॉलिक्यूलर आयन भी कह सकते हैं, जो कि आप लोगों के पास वहाँ शेयरिंग तो हुई है लेकिन वहाँ शेयरिंग म्यूचुअली नहीं होती, वहाँ शेयरिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एटम होती है, जबकि दूसरा एटम कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता, उसको सिर्फ जरूरत होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसे वाले बॉन्ड्स को, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आपके पास अगर डेफिनेशन में हम आ जाए, द कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच ओनली वन एटम, मीन आप लोगों के पास कोई एक एटम डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए हम लोग दे रहे हैं तो वो आपके पास म्यूचुअली शेयर नहीं होगा, बल्कि वो आप लोगों के पास फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एटम डोनेट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग रिलेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको ये नेम क्यों दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप लोग देखिए, एक कोवैलेंट बॉन्ड तो हम लोग कहते हैं इट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स, लेकिन यहाँ वहाँ हम लोग म्यूचुअली शेयरिंग कहते हैं, जबकि यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब तावन करना, यहाँ कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है और एज ए रिजल्ट जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कंडीशंस पे आ जाते हैं, तो कंडीशंस में है आप लोगों के पास द एटम व्हिच डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वाले एटम जो कि आप लोगों के पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोनर एटम। जो एक एटम है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डोनर एटम्स कहेंगे। दूसरी कंडीशन है हमारे पास द एटम व्हिच एक्सेप्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। मीन जो दूसरा आप लोगों के पास एक्सेप्ट कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स। अब ये जो बॉन्ड है जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दो एटम्स के दरमियान, मीन एक ने डोनेट किया है दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसको हम लोग एक एरो से शो करेंगे। एरो ऐसी होगी जिसका हेड हमेशा एक्सेप्टर की साइड पे होगा जबकि उसका टेल हमेशा फ्रॉम डोनर साइड होगा।
तो थर्ड कंडीशन है आप लोगों के पास, द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो in which the head is on accepted side and the tail is on donor side. एग्जाम्पल्स पे आ जाए तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हम लोग कहते हैं NH4+ को। NH4+ अमोनियम आयन ये किससे बना है, आप लोग देखें तो ये अमोनिया से बना है NH3 से, लेकिन इसको भी हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन एग्जाम्पल है अमोनियम आयन, सेकेंड वन एग्जाम्पल है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम को अगर आप लोग देखें तो H3O+ है इसका फॉर्मूला। अगर हम लोग देखें तो ये H2O से निकला हुआ है, इसको भी हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास थर्ड वन है, जिसमें आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूल मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। एक आपके पास BCl3 है जबकि दूसरा आपके पास NH3 है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है आफ्टर बॉन्डिंग, उसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अमोनियम आयन को, NH4+। हमारे पास एक्चुअली अमोनियम आयन बनता कैसे है। इन अमोनिया मॉलिक्यूल आपको पता है NH3 को कहते हैं NH3। The central nitrogen atom is bonded to 3 hydrogen atom। अमोनिया मॉलिक्यूल में आपके पास जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है वो बॉन्डेड होता है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। इन सब ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन उसके बावजूद देयर इज स्टिल वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वन नाइट्रोजन एटम एंड इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशल। अब यहाँ पे जो हमने कहा हुआ है कि आपके पास देयर इज स्टिल वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन अगर हम लोग देखें तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5। ग्रुप 5 में आप लोगों के पास वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें अगर हम लोग देखें तो 3 इसने शेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम किए हुए हैं। अब उसके बाद उसके साथ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, 2 रह गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ देखिए तो ये नाइट्रोजन इन अमोनिया मॉलिक्यूल, इसको आप लोग देखिए तो इसके आउटर मोशन में डॉट से हमने शो किया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बाय शेयरिंग यूज किया हुआ है। अब इस 3 को तो इसने यूज कर लिया शेयरिंग के लिए। अब इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास मौजूद है। हम लोग कहते हैं कि आपके पास ये नाइट्रोजन जो है इसमें अभी स्टिल वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। रिच स्पीशी है मतलब आप लोगों के पास अभी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं की। अब आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोवाइडेड बाय एन एसिड होता है। प्रोवाइडेड बाय एन एसिड का मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। अब HCl में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब एज अ रिजल्ट अगर आप लोगों के पास क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन वाला भी ले ले तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आपके पास किस हालत में आ जाएगा, पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ थर्ड पॉइंट को। हाइड्रोजन आयन इज प्रोवाइडेड बाय एन एसिड। HCl को अगर आप लोग फॉर एग्जांपल देखें तो उसमें आप लोगों के पास क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जब कभी भी आपके पास डिसोसिएशन होती है तो हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन आयन चला जाता है। डिसोसिएशन मीन ब्रेकअप हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन इन पॉजिटिव स्टेट चला जाता है, जबकि क्लोरीन आप लोगों के पास माइनस स्टेट में आ जाता है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है जिसपे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। मीन डेफिशिएंट का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब जो नाइट्रोजन जिसके पास वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो उसने अभी यूज नहीं किया तो ये इसको डोनेट कर देगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास अमोनियम आयन बन जाएगा NH4+। नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म अमोनियम आयन NH4+। अब यहाँ पे जो एरो है वो आप लोगों के पास शोन होती है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टेड।
नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन आयन। यहाँ मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझा देती हूँ। अमोनिया में आप लोग देखें तो सेंट्रल नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम बट स्टिल देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मीन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं की। उसके साथ हम लोग देखें तो हाइड्रोजन आयन मौजूद है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा। एज अ रिजल्ट जो है आपके पास हाइड्रोजन आयन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं बाय शेयरिंग फ्रॉम नाइट्रोजन मिल गए हैं। एज अ रिजल्ट आप लोग देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पहले पॉजिटिव तो था, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो आप लोगों के पास फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन हम लोगों ने एक एरो शो किया हुआ है। ये एरो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए शो किया हुआ है। एरो आप लोग देखें तो उसका टेल नाइट्रोजन के साइड पे है, जबकि उसका हेड अगर हम लोग देखें तो वो हाइड्रोजन के साइड पे है। और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास ये जो मॉलिक्यूल बन जाता है इसको हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं। आप लोगों के पास अमोनियम आयन NH4, इसके ऊपर हम लोग एज अ होल प्लस लगाते हैं। ये एज अ होल प्लस इसलिए लगाया हुआ है कि मीन आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन आयन है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिए हैं। अब नाइट्रोजन के पास कोई नॉन पेयर नहीं है, तो एज अ होल फैमिली पे हम लोग पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। आगे जाएंगे तो आगे आप लोगों के पास पेज 104 पे आगे मौजूद है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन एग्जाम्पल्स में तो है लेकिन आपकी बुक में मौजूद नहीं है। आप लोग इसको अपने पास नोट कर लें क्योंकि हमेशा पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये सेम लाइक अमोनियम आयन है, बस थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स चेंज है। हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड होता है कितने हाइड्रोजन के साथ, H2O, मीन एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखें तो उसने शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं, सिर्फ 2, और ये बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, ग्रुप 6 से। ग्रुप 6 से अगर बिलोंग करता है तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग के लिए यूज किया है तो रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास फ्री मौजूद है। तो इसके अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो उसका अगर हम लोग पेयर बनाए तो वो आप लोगों के पास है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गई है कि ऑक्सीजन आपके पास ग्रुप 6 से बिलोंग करता है और वाटर मॉलिक्यूल में उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग को दी है। एज अ रिजल्ट इसके पास 2 नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 2 अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम। वाटर में आपके पास ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स के साथ बॉन्डिंग में होता है। अब आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन जो है वो एक एसिड की वजह से प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपसे कहा HCl अपॉन डिसोसिएशन गिव हाइड्रोजन आयन। अब आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है वो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है बिकॉज दे हैविंग 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो इट डोनेट्स इट्स नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन, लेकिन इसके पास तो 2 नॉन पेयर है तो ये अपना सिर्फ 1 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डोनेट टू हाइड्रोजन आयन एंड एज अ रिजल्ट आपके पास अमोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब हाइड्रोनियम आयन में आपके पास जो एरो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो हम लोग ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आयन की तरफ लगाएंगे। डायग्राम में आप लोग देख लें तो आप लोगों के पास है वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है। अब हाइड्रोजन आयन को ये अपना एक नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और एज अ रिजल्ट आपके पास H3O+ बन जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अब आपके बुक पेज 104 में मौजूद है एडिशनल कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3। आप लोग निकाल लें, पेज 104 पे है एडिशनल कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3, जिसमें हम लोग कहते हैं आप लोगों के पास नाइट्रोजन एटम ऑफ NH3 हैज नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हमने अभी पढ़ा कि आपके पास नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5 in which the electron is shared with the hydrogen atom while one lone pair of electron is there with the nitrogen atom. मीन नाइट्रोजन एटम के साथ अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास बोरॉन क्लोराइड है, बोरॉन क्लोराइड BCl3 है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जिसमें हमारे पास बोरॉन को अगर आप लोग देखें तो ये आउटर मोस्ट शेल में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल 3 होते हैं और बाय शेयरिंग विद द क्लोरीन ये कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। मीन इसको अभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, जो नाइट्रोजन ऑफ NH3 है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जबकि हमारे पास जो बोरॉन ऑफ BCl3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो नाइट्रोजन ऑफ NH3 जो है इट विल डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन ऑफ BCl3। अब नाइट्रोजन जो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। द एरो इज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरॉन। यहाँ एग्जांपल में आप लोग देखें तो आप लोगों के पास डिटेल्स में भी बता देती हूँ कि अमोनिया में नाइट्रोजन को देखें तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर हम लोग बोरॉन को देखें तो बोरॉन के अगर आउटर मोशन में चेक करें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग हो गया है। ये देखिए बोरॉन के टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और जब इसने एक क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया है तो इसके टोटल 6 हो गए हैं। एज रिजल्ट अभी भी इसके पास 6 के बाद अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसको नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन, एज अ रिजल्ट बोरॉन विल एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पे अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो डोनर है, जबकि बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो क्लोरीन है वो जो बोरॉन है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास एक्सेप्टेड है। The compound which is formed at the end of a coordinate covalent bond, उसको हम लोग नाम देते हैं एडप्ट का। हम हाइड्रोनियम आयन को भी एडप्ट कहते हैं, हम लोग अमोनियम आयन को भी एडप्ट कहते हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी एडप्ट कहते हैं। जब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको हम लोग एडप्ट कहते हैं। अब आगे है आप लोगों के पास पेज 105 पे लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर में हम लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास लिविंग स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड बाय जैन लिविस, जो कि हमारे पास उसने फॉर द फर्स्ट टाइम बताया था कि हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या बॉन्डिंग ऑफ एटम्स को कैसे पेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल वो हमारे पास सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था, G.N. लिविस ने किया था। लिविस ने कहा था कि हमारे पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो इन लिविंग स्ट्रक्चर अनशेयर्ड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग हमेशा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड शेयर पेयर जो है उसको हम लोग बॉन्डेड जो कहते हैं उसको, और इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा बाय लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एंड आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं दोबारा ये बता देती हूँ, लिविंग स्ट्रक्चर में अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या हम उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसको हम हमेशा डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आप लोगों के पास उसने बॉन्डिंग में यूज किए हुए हैं, जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मीन लोकलाइज्ड का मतलब है कि मीन उसने अभी बॉन्डिंग की हुई है, तो उनको हम लोग क्या कहें, उनको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग यहाँ देखें तो हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन जो है बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोगों ने किससे शो किया हुआ है, बाय लाइन शो किया हुआ है, जबकि नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने बाय डॉट शेयर किया हुआ है। अब अमोनिया में देखें तो इसी तरह नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है हम लोगों ने बाय लाइन रिप्रेजेंटेशन की है, मीन ये बॉन्डेड एटम्स है, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 डॉट्स लगे हुए हैं ये आपके पास नॉन पेयर है या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सेम विद द कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोग देखें तो कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन, तो इसके दरमियान जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है आप लोग देखें 2 स्ट्रेट लाइन मैंने शो किए हुए हैं,
जबकि ऑक्सीजन का जो नॉन या अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोगों ने विद द डॉट प्रेजेंट किया हुआ है। अभी आप लोग देखें तो पेज 105 पे आप लोगों का आज का होमवर्क है टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ आप लोग देखें पेज 105 पे है आंसर द क्वेश्चन गिवन इन टेस्ट योरसेल्फ। आप लोगों के पास आज का होमवर्क मैं रिपीट कर देती हूँ। टेस्ट योरसेल्फ ऑन पेज 105 ऑफ यूनिट 4 आंसर द क्वेश्चन गिवन इन टेस्ट योरसेल्फ। आप लोग बस क्वेश्चन पूछ लें। जुबैर आप बस अपने आप को अनम्यूट करें ताकि हम आपका क्वेश्चन सुन सकें। जुबैर मैडम अस्सलाम वालेकुम। Excuse me, madam. The addition of compound of H3 and BCl3 इस पर समझाए मैडम। BCl3 समझाऊं, क्या समझाऊं उसमें? इसमें जो ये बॉन्डिंग हुआ है बीच में स्ट्रक्चर समझे। और अमोनिया के दरमियान जो बॉन्ड बना है तो वहां पे आप लोगों के पास देखिए तो BCl3 बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो शेयरिंग करता है विद द क्लोरीन। जब वो क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लेगा तो एज ए रिजल्ट उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 कंप्लीट हो जाते हैं। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी जरूरत है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। एज ए रिजल्ट क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बोरॉन को। तो अब बोरॉन जो है उसके पास जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए हैं 8 मीन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया। मैमूना आप बच्चे अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। मैमूना बच्चे आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैमूना बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है तो बच्चे अनम्यूट कर दें। एक्सक्यूज मी मैडम। जी बच्चे बोलें। मैम आपने कहा था कि जो जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जी तो वो फिर गेन करता है। फिर आपने कहा कि वो गेन करता है मतलब या लूज कर देता है। यहाँ पर शेयरिंग क्यों हुई है? अब मेरी बात बोरॉन सुनिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे अगर आप लोग बोरॉन को पीरियोडिक टेबल में देखें तो बोरॉन आपके पास नॉन मेटल है और नॉन मेटल कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता। ग्रुप 3 में सिर्फ एक बोरॉन ही है जो कि आपके पास क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है। तो इसलिए हम लोग बोरॉन को हमेशा शेयरिंग के लिए यूज करते हैं, इसको कभी भी लॉस नहीं करवाते हैं। क्लियर हो गया है आपको? यस मैम। सारा आप अपने आप को अनम्यूट करे बच्चे। मैम ये लिव स्ट्रक्चर जरा एक्सप्लेन करें। ओके, लिव स्ट्रक्चर में कहते हैं कि आपके पास कोई एटम जो हम लोग शो करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को इन मॉलिक्यूल, तो जो बॉन्डेड एटम्स है उसको लाइन से आप लोग शो करोगे और जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं मीन जिसने अभी अनशेयर पेयर है जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं की तो उसको आप लोग डॉट से रिप्रेजेंट